नमस्कार दोस्तों। एसपीएससी एसपी सिलेक्शन सेंटर मैं संतोष। आज भारत की राज्य व्यवस्था का पहला क्लास है और हम लोग भारत का राष्ट्र मतलब राज्य व्यवस्था कैसे बना, क्या आवश्यकता पड़ी, उसके पृष्ठभूमि को जानेंगे आज हम। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, उनको 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए अनुमति दी गई थी। व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी भारत में। और उस समय मुगल बादशाह अकबर रहा करते थे, क्योंकि 1600 1605 ईस्वी तक 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी इनके शासनकाल में आई थी और 1600 ईस्वी में उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित कर लिया, कंपनी स्थापित की। फिर 1765 आते आते इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, जिसके तहत भारत के अनेक क्षेत्रों की शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। ठीक है, इसके तहत भारत के क्षेत्र मतलब उनका जो शक्ति थी, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ, क्योंकि वो क्या करते थे कि जैसे कि अपना सैनिक रखना, ठीक है, और सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए थे। 1765 में उनको दीवानी अधिकार मिल गया था। 1758 के सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप उन्हें भारत का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। ठीक है, किसके हाथों में? ब्रिटेन के हाथों में। क्वेश्चन आता है कि भारत का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटेन के हाथ में कब आया था? इसमें ऑप्शन दे देगा 1765, 1773, 1774, 1858। तो इसमें आपका 1858 की क्रांति के बाद। ठीक है, फिर यही प्रक्रिया पूर्णतः चलती रही अब जब तक कि 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं मिली। जब तक नहीं मिली तब तक उनका राज्य व्यवस्था चलता रहा। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमें कुछ संविधान की बनाना चाहिए। ठीक है, तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अस्तित्व में आया। ठीक है, अब कंपनी, इसमें दो शासक, इसमें दो अधिनियम आते हैं, इसके मतलब दो शासन चलते हैं इसमें। एक 1773 से लेके 1858 तक और दूसरा ताज शासन चलता है। जो 1800 जो 1858 से 1947 तक चलता है। ठीक है, 1947 तक चलता है। ठीक है, 1857 से 1947 तक
ताज शासन, ताज शासन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। ठीक है, कंपनी का शासन 1758 से 1773 से 1758 तक। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन सा? ये पहला कदम था। ये पहला कदम था। कैसा? जो कि कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में। ठीक है, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। बंगाल का गवर्नर, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें क्या बदलाव किया गया था। इसमें एक बंगाल का गवर्नर था, उनका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल था, उसका नाम वारन हेस्टिंग था। क्या था? वारन हेस्टिंग। ठीक है, वारन हेस्टिंग बना। जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का गवर्नर कौन था? सबसे पहला गवर्नर, क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था सबसे पहला, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बना, पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बना। फिर उसके बाद मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे। कुछ समय बीता, तो कुछ मतलब 2-4-6 महीने बीते। फिर उसके बाद मद्रास मुंबई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, उसको भी अपने अंडर कर लिया। जहाँ के गवर्नर थे वो सब प्रांत जीत लिए थे, मद्रास मुंबई और उड़ीसा, ये सब क्या थे? वो सब जीते हुए प्रांत थे। ठीक है, अब वहाँ के जो गवर्नर थे उनको अपने में मिला लिया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना, किसका स्थापना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई, जो कि ब्रिटेन द्वारा डायरेक्ट जो भी नियम कानून बनाया जाता था वो सीधे कहाँ से लागू होता था? वो ब्रिटिश संसद से पारित होता था। ठीक है, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, जो कंपनियां, जो गवर्नर बने थे कंपनी की तरफ से थे। कंपनी, जो कंपनी का मालिक होता था वो इस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्ट मतलब गवर्नर जनरल कहा जाता था। उसी के अंडर सब कुछ काम होगा, जो भी होता था। इसके बाद जब कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्ट स्थापित किया तो इसमें उन्होंने क्या किया कि कंपनी के जो नियंत्रण था वो उनके हाथों में आ गया था। किसके? जो ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गया था। फिर आता है 1781 का चार्टर एक्ट। 1781 में यह होता है कि रेगुलेटरी एक्ट का जो खामियां था, जो खामियां 1773 में जो खामियां था उसको दूर करने के लिए ये एक अमेंडमेंट एक्ट 1781 पारित किया गया। ठीक है, 1781 पारित किया गया। इस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ आपको बताया नहीं, सॉरी, इसमें 1773 के बाद 1773 के बाद 1774 आता है। क्या आता है? 1774 1774 आता है। इसमें बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है।
फिर 1781 में आता है रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें खामियों को दूर करने के लिए और अमेंडमेंट एक्ट 1781 पारित किया जाता है, जिसे सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। सेटलमेंट एक्ट मतलब जिसे हम कोई भी कानून या नया, जैसे कि हम कोई भी साझेदार मतलब कहते हैं कि कोई भी नियम कानून बनाकर उसको सही ढंग से संचालित करना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट एक्ट लागू किया। फिर इसमें न्यायालय में यह भी नियम बनाए गए कि हिंदू जो धर्म के लोग होते थे, जो हिंदू धर्म के लोग होते थे, उन्हें हिंदुओं के आधार पर, धर्म के आधार पर नियम कानून बनाए जाते थे, जबकि मुसलमानों को मुसलमानों को मुसलमानों को मुसलमानों को मुसलमानों को मुस्लिम के धार्मिक आधार पर दिया जाता था। मुस्लिम के धार्मिक आधार पर वाद विवाद तय किया जाता था, ठीक है। जो भी नियम कानून बनाए जाते थे उसके धार्मिक के आधार पर बनाया जाता था। प्रांतीय न्यायालय की अपील जो थे 1781 में ही देखो कि जो न्यायालय के अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दर्ज किया जाता होगा न कि सर्वोच्च न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय होते हैं जो कि छोटी छोटी, जैसे हम लोग अभी जाते हैं, अभी कुछ होगा मैटर हो जाता है तो पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, थाने पे जाते हैं, या थाने पे नहीं जाते तो फिर हम लोग जैसे छोटा छोटा ब्लॉक होता है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक नहीं, जैसे आप जहाँ हमारा कचहरी होता है, ठीक है, छोटी छोटी कचहरी हम लोग कहते हैं उसको, तो वो सब प्रांतीय होते हैं, जिला होते हैं, ठीक है। प्रांतीय जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे सब होते हैं ना, तो वो सब जिला को, तो प्रांतीय यही सब थे, ठीक है। प्रांतीय न्यायालय जहाँ के हम लोग डायरेक्टली जनरल इन काउंसिल को हम दर्ज कराते थे, ना कि जाकर हम डायरेक्ट किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ना कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं क्या नहीं करते, डायरेक्ट हम दर्ज नहीं करा सकते थे। जैसे अभी हम मौलिक अधिकार का हम लोगों का क्या होता है, हनन होता है, तो हम लोग जैसे डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन ना हो, कोई जैसे मौलिक कर्तव्य या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए मारपीट हुआ, किसी चीज़ के लिए अगर ऐसी मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ के लिए होता है, तो हम डायरेक्टली किसके लिए, हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले हम कहाँ जाएंगे, बहुत उच्च स्तरीय पर जाएंगे, तो हाई कोर्ट पहले चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रांतीय न्यायालय होता था, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दर्ज किया जाता था। वहाँ पे उस समय जैसे जिला तहसीलदार होते थे, तो ऐसे वहाँ पे काउंसिल इन गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है। वहाँ पे होने के बाद फिर वहाँ 1774 आता है, 1784 एक्ट आता है। 1784 में यह बताया जाता है, इसे पिट एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट एक्ट मतलब पीट तोड़ मरोड़ के कैसे भी ठीक बनाया किया जाए, जो कि 1781 में ही सब कुछ किया गया था। 1781 में ही 81 के नियमों में वो पारित किया गया, जबकि 1781 में क्या किया गया था, जो 1781 था उसमें अधिक से अधिक क्या किया गया था, सब कानून बनाए गए थे लेकिन लागू नहीं किए गए थे, ठीक है। लेकिन 1784 के बाद उसे क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग अलग कर लागू कर दिया। व्यापारिक मामलों में अधीक्षक की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक प्रबंधों को के लिए नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल गठन किया गया। व्यापार मामलों के लिए अधीक्षक की अनुमति मिल गई थी, लेकिन राजनीतिक मामलों में क्या, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कैसे, जब व्यापार के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो लागू कर दिए गए, मतलब अधीक्षक को, मतलब उनको, मतलब जो भी कानून था उनको पूरी तरह मिल गया था। लेकिन राजनीतिक प्रबंधन के लिए, जैसे राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए हम नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, क्योंकि कंट्रोल किया जाता था इसके द्वारा पूरे, मतलब जो राज्य थे, प्रांतीय राज्य क्षेत्र थे, उन्हें क्या किया जाता, कंट्रोल किया जाता, उस पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था लागू की जाती थी। इसे द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था कैसे कहा गया, क्योंकि यहाँ पर दो व्यवस्थाएं लागू हो गई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। इससे हम दोनों को, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ राजनीतिक व्यवस्था संभालता था, जबकि ये राज्य डायरेक्टर्स जो होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या होते थे, पूरे कंपनी को संभालती थी। जो गवर्नर जो भी कार्य होता था वो सीधे डायरेक्ट प्रधान पीएम के पास, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास जाता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो गवर्नर अपने अंडर रखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पूरे प्रांत के जो राजनीतिक कार्य थे उसको कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसे हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। पहले भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहला कथन क्या है, पहला कथन क्या है, कह रहा है जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश के आधिपत्य मतलब जहाँ पर ब्रिटिश अपना साम्राज्य जो क्षेत्र था कि ब्रिटिश मतलब यहाँ पे राज कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं, वो पूरा ब्रिटिश आधिपत्य कहलाया। जैसे मद्रास, कोलकाता, ये सब गवर्नर थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपना पूरा राजनीतिक व्यवस्था लागू कर दिया था। फिर भी मुगल शासक थे, वो सब कुछ कानून अपना चला रहे थे, लेकिन अभी पूर्ण तरह से पूरा हावी नहीं हो पाए थे राजनीतिक में, ठीक है। वो धीरे धीरे जो अपना विकास मतलब राजनीतिक पर पसार रहे थे, ठीक है। पूरी कंट्रोल में भी नहीं कर पाए थे। जो भी कंट्रोल कर रहे थे मतलब थोड़ा थोड़ा योजना बनाकर उसे अपनी तरफ मिलाना, फिर उसके बाद नए नए कार्य का यूज कर मतलब योजना बनाकर उसको लागू करना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा नियम क्या है, इसमें कह रहा है यह पहले ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो गया था, जबकि इसमें कंपनी का कार्य, उसके प्रशासन कार्य को पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। जो भी कंपनी के कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे उसे पूर्ण नियंत्रित अपने अंदर कर लिया था। गवर्नर जनरल क्या कर लिया था, अपने अंदर पूरी उसके अंदर जो भी फैक्ट्रियाँ थी उस पर पूर्ण कब्जा कर लिया था। चाहे किसी भी देश का मतलब कोई भी अपना पुर्तगाल हो, डच, जो भी मतलब कंपनियां आई थी बाहर से, उस पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया था कि उसके ऊपर से जो भी कानून बनाएगा वो खुद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1886 का नियम आता है, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। पहले वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। बंगाल गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। फिर उसके बाद 1786 में कौन आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, ठीक है। उसे सेनापति इन कमांडर इन चीफ पद का नाम दिया गया। कमांडर इन चीफ पद दिया गया। कमांडर इन चीफ मतलब पूरे सैन्य व्यवस्था, पूरी उसकी सेनापति व्यवस्था पूरी दे दी गई। उसे पूरा कमांड दे दिया गया कि नहीं तुम सैन्य व्यवस्था भी अपने पास रखोगे, ठीक है। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकार के ऊपर नियंत्रण शक्ति स्थापित करने के लिए, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी सरकारों के ऊपर नियंत्रित शक्ति स्थापित किया। फिर भारत व्यापार के लिए एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार मतलब होता है कि जैसे हम कंपनी, अगर हम हमारे अंडर मतलब जो भी कंपनियां थी उसको सभी अपना निवेश कर सकते थे, तो उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से
देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब, जो ब्रिटिशर्स थे, जो गवर्नर थे, वो कर रहे हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो होते थे, उन्हें कहाँ से वेतन दिया जाता था? वेतन कहाँ दिया जाता था? भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ये सब किसका चाल था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का। पहले जब मिलता था वो सब कहाँ से मिलता था? वो देता था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नर दे, ब्रिटिश सरकार देती थी। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने पूरा आधिपत्य हो गया, उसके पास सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ हो गया। फिर उसके बाद उसने अपने पूरे राजनीतिक पर शासन किया, कंट्रोल किया। फिर उसके बाद अपना व्यापार पर का अधिकार हासिल कर लिया कि नहीं, जब तक मैं आर्डर नहीं दूंगा, आदेश नहीं दूंगा, तब तक तुम कोई व्यापार नहीं कर सकते हो। जबकि 1783 में ही उसने बोल दिया था कि कंपनी का जो भी व्यक्ति हो उसे किसी भी प्रकार का क्या नहीं, उपहार नहीं लेगा, जो वहाँ के किसान मतलब भारतीयों द्वारा दिया गया उपहार नहीं लेंगे, और ना ही किसी प्रकार का क्या लोन या घूस वसूली नहीं करेंगे। ठीक है, वसूली तो करेंगे लेकिन जैसे घूस वूस नहीं लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का घूस नहीं लेंगे। और प्लस जैसे घूस को बोलते हैं हम कि जैसे कि हम दलाली नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी राजस्व के जो राजस्व आता था, मतलब जो इनकम आती थी कंपनी से, वो उससे किसको दिया जाता था? पहले तो वो जाता था गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब वो क्या किया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने बोला कि नहीं है, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहाँ सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए, न कि ब्रिटेन सरकार से। ठीक है, फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 18 चार्टर एक्ट क्या कहता है? भारत में कंपनियों की व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय कंपनियों की भारतीय व्यापार को समाप्त कर दिया गया। भारत में जितनी भी कंपनियां थी, व्यापारिक अधिकार से पूरा समाप्त कर दिया है कि आप व्यापार नहीं कर सकते बिना हमारी आदेश से। सभी ब्रिटिश अधिकारियों व्यापारियों को खोल दिया गया, मतलब आप भारत से निवेश कर सकते हैं चाहे जब भी जाकर अपना निवेश कर सकते हैं भारत में। किंतु जैसे फ्रांसीसी, डच, डेनिश, पुर्तगाल, ये सब कोई भी अपना व्यापार नहीं करता बिना मेरी अनुमति के। ये सब ब्रिटिश जो गवर्नर था वहाँ का, वो सब लागू कर दिया था। और चाय पर व्यापार करने के लिए और चीन के साथ चीन व्यापार कर सकता था, चीन व्यापार कर सकता था। किंतु जो क्या था, चीन और चाय पर व्यापार करने के लिए, मतलब चीनी व्यापारी थे वो भारत से व्यापार कर सकते थे। और चाय के लिए कोई भी मतलब जो कंपनी थी वो आकर निवेश कर अपना व्यापार कर सकती थी। चाय पर व्यापार के लिए, किस पर? चाय पर व्यापार और चीनी पर, किस पर? चीनी पर, यानी चीन पर व्यापार के लिए, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। ठीक है, प्राचीन, ये प्राचीन नहीं है, चीन है, ये चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, एकाधिकार बनाए रखा, एकाधिकार को बनाए रखा। चीन के साथ और चाय के व्यापार कर सकता था, और चीन सभी चीज़ों के लिए व्यापार कर सकता था। और ईसाई मिशनरियों को, मतलब ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी मतलब जो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र के जो वहाँ के ईसाई धर्म के लोग थे, उन्हें लाया गया। किसके लिए? शिक्षा प्रसार के लिए, शिक्षा प्रचार प्रसार किए, जिसमें लोगों ने धर्म को परिवर्तन किया। लोगों का यह था कि जो ईसाई धर्म को मानेगा उसे छूट दी जाएगी। और विभिन्न प्रकार के मतलब कई ऐसे द्वेष फैला दिए थे, मतलब कि उनके प्रति जो अगर ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म नहीं कबूल करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी मतलब ब्रिटिश शासक जो थे वो काफ़ी
मतलब व्यक्ति को परेशान कर देते थे, और जिससे कि काफ़ी लोग ईसाई को अडॉप्ट करने लगे थे। ठीक है। फिर 1783 की बात आती है। 1783 सॉरी 1833 में 1833 का नियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, जबकि वहाँ पे क्या था, देखो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड क्लाइव था, फिर गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 में। ठीक है, 1793 में तक वो काम था, कॉर्नवालिस था। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस ही रहा। फिर उसके बाद आया 1833 में कौन, 1833 में आया भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो कहाँ किसका बन गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देखो यहाँ पे कैसे बदल दिए सब, धीरे धीरे अपना राजस्व और प्लस पावर शक्ति पूरी तरह बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कई पहले तो बंगाल के थे, अब धीरे धीरे देखो पूरे भारत के बन गए, पूरे भारत का बना, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसे सभी नागरिकों को सैन्य शक्ति निहित थी, जिसमें कोई भी नागरिक हो, जितने भी भारतीय हों, सबका पूरी तरह क्या कर लिया था, ये अपने अंडर कर लिया था, पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, सैनिक शक्ति थी, जो भी सब थी पूरी अपने कंट्रोल में कर ली थी। भारत का गवर्नर जनरल बनाकर उसे पूरे कंट्रोल कर लिए। और पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जो ब्रिटिश कब्जे का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जो संपूर्ण भारत पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। समझ रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ था 1833 में, जो कि पूरे भारत पर अपना राजस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, अपना वर्चस्व कायम कर लिया था कि नहीं अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है, ये पूरे भारत का जो भारत का पूरे गवर्नर जनरल बनकर आता है। ठीक है, जिसके बाद मद्रास, मुंबई और बंगाल, उड़ीसा जितने भी गवर्नर शक्ति थी, सभी को शक्तियां अलग अलग कर दिया गया। सबको, जो कॉर्नवालिस थे वो पूरा राजस्व अपने मतलब जो गवर्नर थे उसके अंडर क्या कर रहे थे, पूरा एकत्रित कर लिया था अपने अंदर कि जो मैं कहूँगा वही सब करेंगे। लेकिन इसमें क्या किया, सभी को अपना प्रेसिडेंट मतलब क्या कर दिया, विधायी शक्ति पूरी दे दी गई। विधायी शक्ति सभी गवर्नरों को वापस कर दिया गया कि नहीं तुम लोग अपनी तरफ से कानून बनाकर चला सकते हो। वहाँ पे जो जैसे अब यहाँ पे हम बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है पूरे देश को देखेगा, अब जैसे मुख्यमंत्री हैं तो वो छोटे छोटे प्रांत को देखेंगे। उसी प्रकार अब उन सभी को प्रांत दे दिया गया, मतलब आप अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है, अपने क्षेत्र का जो भी हो सके उसको मॉडिफाई और निवेश सब कुछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भारत की गवर्नर जनरल को पूरे भारत विधायी शक्तियाँ असीमित अधिकार प्राप्त हुए। असीमित अधिकार मतलब होते हैं कि उसके ऊपर कोई भी अधिकार ऐसा नहीं था जो उसको मिला नहीं था। अब वो कुछ भी कर सकता था, जहाँ चाहे रह सकता था, जहाँ चाहे कंपनी हटा चाहे जहाँ जिसको हटाना चाहे उसको हटा सकता था, और कोई भी अपना कहीं भी कंपनी स्थापित कर सकता था, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। उस समय पूरी मुगल सल्तनत जो भी थी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। बस नाम के सब क्या पड़े थे, वो सब अपना मतलब कंपनी मतलब नाम के शासक थे। ठीक है, और बाकी कोई किसी तरह के ये सब शासक नहीं थे। सब तरफ सबको पेंशन की तरफ से नाम, बस पेंशन के तौर पे मिलता था इन लोगों को। फिर होता है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय
के रूप में जाने जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी उसको निकाय को समाप्त कर देता है। कौन सा निकाय? जो चीन और चाइना, जो चीन व्यापार कर रहा था ना, चीन वह चाय पर व्यापार कर रहे थे ना। चाय पर कोई भी कंपनी जाकर व्यापार करती थी, चीन के लोग भी आकर व्यापार करते थे, तो वो लोग उस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कितने में? 1853 में, 1833 में। ठीक है, 1833 में पूरी तरह क्या कर दिया गया? पूरी तरह बंद कर दिया गया। ठीक, 1833 में फिर खुली चैन, मतलब इसमें सिविल सेवाओं की योजना शुरू हुई। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी, मतलब खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया गया। ठीक है, मतलब कि अब आप कोई भी डायरेक्ट आकर क्या कर सकता है? सिविल सेवा एग्जाम देकर नौकरी पा सकता है कंपनी में। ठीक है, और जो भी सिविल सेवा में आएगा और जो सिविल सेवा का मतलब एग्जाम पास करेगा प्रतियोगिता को, उसमें कंपनी में किसी भी पद पर और कार्यालय और रोजगार को में शामिल हासिल करने के से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी और कार्यालय में जो भी रोजगार रहेंगे उसके लिए वह वंचित नहीं रहेगा कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, जो डायरेक्टर जो वहाँ के ब्रिटिश शासन क्या था, जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, वो क्या किया? उसका विरोध किया था और उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। नहीं, यह खुली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भारतीयों का क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे हम लोगों का इनकम कुछ ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय हो जाएंगे उसमें, तो हम लोगों को हटा देंगे। तो इसी को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो पूरी तरह से उसे बंद कर दिया गया, उसका विरोध किया था। किसका? जो खुली प्रतियोगिता होने वाली थी। ठीक है, इसकी प्रतियोगिता लंदन में ही किया जाता था, न कि यहाँ पर। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम कहता है कि इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका और विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया था। इस संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधान परिषद, कार्यपालिका जो हमारी कार्य करने वाली होती है, विधान परिषद जो नियम कानून बनाने के लिए, ठीक, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय के मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। जो विधान परिषद जो कानून बनाती थी वो किसके आधार पर काम करती थी? ब्रिटिश संसदीय मॉडल पे काम करती थी। ब्रिटिश जो संसद होता है, जो हम पर कानून बनता है, तो इसी तरह वो ब्रिटिश संसद पर मॉडल पर कानून बनाते थे। इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद गठन किया गया, जिसमें भारतीय विधान परिषद कहा गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्णकालीन सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य थे उन्हें गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और इस अधिनियम में भारतीय सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली पर शुभारंभ कर दिया गया। जो सिविल सेवाएं थी 1833 में लागू नहीं हो पाई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसको रोक लिया, डायरेक्टर ने रोक लिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी 1853 में फिर से स्टार्ट किया गया और इसमें खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। ठीक है, फिर से स्टार्ट कर दिया और यह किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, और आगे देखते हैं। यह प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। यह प्रथम बार
क्या किया गया था? प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया था और गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्यों में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा और स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ताज का शासन हम लोग पढ़ेंगे। किसका? ताज का शासन काल। ताज का शासन, ताज का शासन, ताज का शासन। ठीक है, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, 1947 तक। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जिसे कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।